बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन कॉग्निशन के मतलब बात की थी, जिसके अंदर हमने ह्यूमन ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स का भी ज़िक्र किया, ट्रांसमीटर्स का ज़िक्र किया। इसके अलावा हमने न्यूरल नेटवर्क का ज़िक्र किया, न्यूरॉन्स किस तरह हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। आज हम अपने सबक को थोड़ा सा आगे एडवांस लेके जाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इस बात को कि जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और उसकी एक जिस्ट है जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड मशीन्स जो उनसी हैं वो कैसे काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ आपको बताना ज़रूरी है और वो अलगोरिथम के मतलब है। आप ये समझ लीजिए कि आम किसी भी कंप्यूटर और किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो अलगोरिथम की परफॉर्मेंस का है कि अलगोरिथम एक ऐसी चीज़ है कि जो इस तरीके से परफॉर्म करती है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दी जाती हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो परफॉर्म करता है और उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि वो असूल जिसके तहत कोई भी प्रोग्राम अपना अमल जारी रखता है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि आम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर एक रास्ता बनाया जाएगा, उस रास्ते में जैसे कोई आगे एक चौक आएगा उसके तरफ सीधा दाएं बाएं रास्ते मौजूद होंगे और वो सॉफ्टवेयर उसको मज़ीद प्रोग्राम के अंदर लिख के देगा कि तूने अगर मिठाई की दुकान पे जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे तू मुड़ेगा, इतने देर बाद तेरे बाईं तरफ मिठाई की दुकान आएगी जिसका ये नाम होगा। अब जो एआई बेस्ड एल्गोरिदम होगा उसके अंदर पाथ तो डिफाइन होगा, लेकिन वो खुद से इतना जजमेंट करने का और इस तरह से अमल करने के काबिल होगा कि ना सिर्फ कि वो ये समझ सकेगा कि मेरे सामने दाएं बाएं और सीधा रास्ता है, बल्कि मिठाई की दुकान पहुंच को ढूंढने के लिए वो असेस खुद से करेगा कि मिठाई की दुकान सीधा जाके है, राइट पे है या लेफ्ट पे है। और जब उसको ये बात डिटर्मिन हो जाएगी कि मिठाई की दुकान लेफ्ट पे है तो वो खुद से फैसला करते हुए बाईं तरफ जाके मिठाई की एक मखसूस दुकान को ढूंढ भी लेगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम एआई बेस्ड एल्गोरिथम कहेंगे। मज़ीद आपके नोट्स और समझने के लिए मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। स्लाइड्स आपके सामने आएंगी, आप इसको सेव करके बाद में भी देख सकते हैं और इसके नोट्स भी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। एल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप फॉर इंस्ट्रक्शंस है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मैं मुख्तलिफ जो बुनियादी इसकी टाइप्स हैं उसके मुतालिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एल्गोरिथम असल में डिफाइन करता है प्रॉब्लम को या गोल को जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करता है इनपुट और आउटपुट डेटा को जो एल्गोरिथम यूज या प्रोड्यूस करेगा। यानी कि वो चीज़ जो अंदर आएगी इनपुट की सूरत के अंदर, एल्गोरिथम उसको यूज करेगा और जिस डेटा को प्रोसेस करके वो बाहर निकालेगा उसको हम आउटपुट डेटा या प्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम कहेंगे। इसी तरीके से एल्गोरिथम जो सा है वो डिज़ाइन करेगा ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम को, यानी कि वो एक टोटलिटी की सूरत की बजाय एक ही मसले को छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर लेगा ताकि उसकी सब प्रॉब्लम्स को वो डिवाइड, जो छोटे छोटे मसले हैं, बड़े मसले की डिवीजन्स हैं, उनको वो आसानी से तय कर सके। हमने एल्गोरिथम लिखते हुए एक चीज़ का एहतियात बहुत करनी होती है कि हम एल्गोरिथम को बहुत क्लियर और प्रिसाइज तरीके से लिखें, ऐसी लैंग्वेज या नोटेशन को यूज़ करते हुए जो इंसान और कंप्यूटर दोनों सीख सके। यानी कि जब एक फ़्लो चार्ट आप एल्गोरिथम का बनाएंगे तो वो क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत सादा और सिंपल होनी चाहिए। इसके अलावा
हमें एल्गोरिदम को चलाने से पहले उसकी टेस्टिंग, या जिसको कंप्यूटर की ज़ुबान में डीबगिंग कहते हैं, यानी कि अगर कोई इसके अंदर बग है तो उसको वो रिमूव कर सके, उसकी टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा एल्गोरिदम के अंदर की एवेल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट करनी है परफॉर्मेंस के लिहाज से, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी, स्पीड, एफिशिएंसी, और अगर कोई तब्दीली करना दरकार हो तो उसको तब्दीली भी कर सके। तो लुब्बे लुबाब एल्गोरिदम का सारा ये है कि एल्गोरिदम वो मैप है या वो फ्लो चार्ट है जिसके ज़रिए से कोई भी परफॉर्मेंस को जो रिक्वायर्ड है उसका डेटा कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा या कैसे यूज़ किया जाएगा, वो सारा का सारा जो इनपुट है वो एल्गोरिदम की डिज़ाइन के अंदर मौजूद होती है। अब हम आते हैं एक और बहुत ही बुनियादी चीज़ जो किसी भी एआई के यूज़र को मेरे ख्याल के मुताबिक समझना बहुत ज़रूरी है। ये है कि एआई आखिर काम किस तरीके से करती है। एक दफ़ा फिर आपके सामने स्लाइड्स भी आएंगी, आप इसको बाद में रोक के यानी कि फ्रीज़ करके स्क्रीन को इसके नोट्स भी ले सकते हैं, और आप इसके अलावा इसको याद दहानी खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ये देखने के लिए हाउ एआई वर्क्स। सबसे पहली चीज़ है डाटा कलेक्शन। कोई भी काम एआई जब करने की शुरुआत करती है तो सबसे पहले इसने डाटा को गैदर करना है जो प्रॉब्लम या उसके टास्क या उसके गोल से रिलेटेड है, ताकि एआई उसकी हेल्प कर सके। डाटा जो उनसे है मुख्तलिफ सोर्सेज से आ सकता है, जैसे टेक्स्ट की सूरत में आएगा, इमेजेस की सूरत में आ सकता है, ऑडियो की सूरत में आ सकता है, वीडियोस की सूरत में आ सकता है। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा एआई की लर्निंग बेटर होगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो डाटा है वो खाना है जिसको जितना ज़्यादा आप मैदे में, एआई के मैदे में स्टफ़ करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ और उतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो काम करना शुरू कर देगा। डाटा कलेक्शन के बाद एआई का बुनियादी काम है वो है डाटा प्रोसेसिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे डाटा को क्लीन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी कि उस फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिसको एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ सके और इस्तेमाल कर सके। तो डाटा कलेक्शन से सबसे पहले आपने स्टफिंग की एआई की कि ताकि वो इसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना शुरू कर दे। प्रोसेसिंग के ज़रिए आपने उसको रिफ़ाइन किया, क्लीन किया, ऑर्गेनाइज किया और उस शक्ल के अंदर ट्रांसफॉर्म किया कि जिसको एआई पढ़ सके, रीड कर सके और अपने इस्तेमाल में ला सके। अगला स्टेप है डाटा एनालिसिस का। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि थर्ड स्टेप के अंदर जो डाटा पेट में भरा गया, जिसको क्लीन और ऑर्गेनाइज किया गया और ट्रांसफॉर्म किया गया, थर्ड स्टेप के अंदर यानी कि डाटा एनालिसिस के अंदर उसके साथ ये किया जाता है कि उसको एक्सप्लोर किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है, उसके पैटर्न्स ढूंढे जाते हैं, उसके ट्रेंड्स और इनसाइट जो उनसी इस तरह की बनाई जाती है कि एआई उसको सीख सके, यानी कि लर्निंग उसकी हो सके। इसके अंदर वो स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ कर सकता है, ग्राफ्स भी यूज़ कर सकता है, चार्ट्स भी यूज़ कर सकता है और वो टूल्स भी इस्तेमाल कर सकता है जो डाटा को समराइज भी कर दें और उसके साथ उसको डिस्प्ले भी कर सकें। चौथा जो सब मेजर पार्ट है वो मॉडल बिल्डिंग का है। मॉडल बिल्डिंग के अंदर चूज़ किया जाता है वो डिज़ाइन का मॉडल जिसके अंदर जो डाटा और परफॉर्म जो डिज़ायर्ड टास्क को इस्तेमाल कर सके। ये इस तरह से समझ लीजिए कि अ मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एआई वर्क्स सच एज एल्गोरिथम, अ फॉर्मूला और अ नेटवर्क। यानी कि यहाँ पे जाके मॉडर्न बिल्डिंग के अंदर एल्गोरिथम की एक प्रॉपर शक्ल या एक परफॉर्मेंस बना दी जाती है ताकि एआई इसके जो उनसे डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग
और डाटा एनालिसिस से जो कुछ भी हासिल हुआ है अब उसकी परफॉर्मेंस की स्टेज की उसके ऊपर ले आए। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर वर्जन। यानी कि ये वो 3-4 किस्म की मिसालें मैंने आपको बताई जिन टाइप्स या मॉडल्स की सूरत में वो चीज़ बन जाती है जिसके ज़रिए से वो काम करता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल ट्रेनिंग। ये 5th स्टेप है कि जिसके अंदर डाटा फीड हो गया मॉडल में, वहाँ पे सीख लिया गया, यहाँ पे मज़ीद एडजस्टमेंट इन्वॉल्व हो सकती है पैरामीटर्स की, वेट्स की, रूल्स की, मॉडल टू इम्प्रूव एक्यूरेसी की, स्पीड की, परफॉर्मेंस की। ये मॉडल यूज़ किया जाएगा फीडबैक, रिवॉर्ड्स, पेनल्टीज टू लर्न फ्रॉम इट्स ओन मिस्टेक्स एंड सक्सेस। यानी कि एक ऐसा ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट दिया जाता है एआई को जिसके अंदर वो चीज़ें जो कलेक्शन से लेकर मॉडल बिल्डिंग तक बनी थी उस पर उसकी प्रैक्टिस शुरू कराई जाती है, जहाँ पे उसको फीडबैक देने का, रिवॉर्ड देने का और नुकसानात के मुतल्लिक उसको एहसास दिलाया जाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह किसी एक बच्चे को जब कागज़ पेन से लिखवाने की या पेंसिल से कोशिश की जाती है तो कभी प्यार से, कभी थोड़ा सा उसके साथ सख्ती से, कभी कोई थंब रूल, कोई इस तरह का सख्ती वाला कोई छोटा सा चपत शपत लगा के उसको ये सिखाया जाता है कि जब तू सही काम करेगा तो तुझे फ्लो सीधा मिलेगा, और जब तू गलत काम करेगा तो गुस्से की सूरत में, हार्शनेस की सूरत में, कुछ छोटी सी चपत की सूरत के अंदर तेरा काम के अंदर तुझे रुकावट डाल के तुझे तंबीह की जाएगी। अगला स्टेज आ जाती है मॉडल एवेल्युएशन की। ये 6वां स्टेप है जिसमें टेस्ट और मेजर किया जाता है कि अब जो सा अनसीन या नया डेटा है, ये जो सा मॉडल है एआई का, ये उसको किस हद तक परफॉर्म करने के काबिल हो गया है। यहाँ पे मैट्रिक्स भी यूज़ होंगे, एक्यूरेसी भी यूज़ होगी, प्रिसीजन भी यूज़ होगी, रिकॉल और एरर रेट को भी किया जाएगा इस्तेमाल, टू कंपेयर द मॉडल्स प्रेडिक्शन और आउटपुट विद द एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यानी कि वो चीज़ें, एक वो चीज़ है जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक वो चीज़ है जो इसने प्रोड्यूस करके दी। तो मॉडल एवेल्युएशन की स्टेज पे हम अपनी एक्सपेक्टेशन और जो सा इसको जो इसने आउटपुट दिया उसको मैच करके देखते हैं कि डाटा कलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग तक के स्टेप्स ने इसको जो कुछ भी सिखाया, क्या ये अब इस काबिल हो गया है कि ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स दे सके। इसके बाद जो स्टेप आता है, जो एक किस्म का आप समझ लीजिए कि लास्ट स्टेप है, वो है मॉडल डिप्लॉयमेंट की सूरत में। इसको हम फाइनल स्टेप कहेंगे कि द फर्स्ट फाइनल स्टेप इज तो यूज द मॉडल इन ए रियल वर्ल्ड। इससे पहले एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर एआई के मॉडल को यूज करके देखा गया, उसको डेटा कलेक्शन दी गई, उसकी मॉडलिंग की गई, उसकी बिल्डिंग की गई, उसकी ट्रेनिंग की गई, उसकी एवेल्युएशन की गई। अब वो स्टेज आ जाती है जिसके अंदर अब उसको रियल वर्ल्ड में वेबसाइट्स के ऊपर, दूसरे सिस्टम्स के अंदर, ऐप्स में, डिवाइसेस में इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि वो परफॉर्म करने के काबिल हो जाए। तो ये एक प्रोसेस है जो ज़रूरी है किसी भी एआई के यूज़र को समझने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत टेक्निकल हो और बहुत कोई ख़ास चीज़ें जानने वाला बंदा ही इसको समझे। जिस तरह मैंने पहले से भी आपको अर्ज़ किया कि जितना ज़्यादा आपको किसी सब्जेक्ट या किसी सॉफ्टवेयर या किसी ऐसी एप्लीकेशन की बेस का पता होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना बेहतर हो जाएगा। अब हम आते हैं जिसका जिक्र अभी हमने इन स्टेप्स के अंदर भी किया, और एआई को यूज़ करते हुए आप समझ लीजिए कि अब हम एआई के ब्रेन का, यानी कि आर्टिफिशियल ब्रेन का वो पार्ट पढ़ने लगे हैं या वो जानने की कोशिश करने लगे हैं जिसकी वजह से एआई बनती है, यानी कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। तो आइए देखते हैं कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर हमारे लिए क्या मौजूद है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग
दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक टाइप्स हैं विच इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट ट्राइज टू सिमुलेट हाउ ह्यूमन थिंक। अब आपको शायद एहसास होगा कि मैंने क्यों सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की बातें करनी शुरू की, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी इमिटेशन में या जिसकी कॉपी के अंदर एआई बनी। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एआई को बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट करना, उसकी कॉग्निटिव कैलकुलेशन करना, ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है। Machine learning is AI that can be automatically adapt with minimal human interference. With deep learning is a subset of machine learning that uses artificial neural networks. यानी कि मशीन लर्निंग एआई का वो हिस्सा है जो इसको इस काबिल बनाती है कि जिसके ज़रिए से एआई ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सीख लेती है जो जिसके अंदर इंसान की इंटरफेरेंस या सपोर्ट या इस तरह की कोई भी चीज़ कम अज़ कम हो। आपने एक लफ्ज़ मैंने बोला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, मैं इसके मुतालिक आपको बताता जाऊं क्योंकि नॉर्मली हमने पिछले लेक्चर में न्यूरल नेटवर्क्स के मुतालिक बात की थी। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स असल में एक टाइप है मशीन लर्निंग मॉडल की जहाँ पे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के जो नेटवर्क हैं ब्रेन में उसकी मिमिक्री या उसकी इमिटेशन या उसकी नकल की जाती है। ANNs यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो लेयर्स आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के ऊपर करते हैं और ये सिग्नल्स को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का मददगार साबित होते हैं या उसकी वजह बनते हैं। जो ANN है डेटा से लर्न करता है और वो टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग होती है। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जिस तरह इंसानी दिमाग का एक कॉग्निटिव पार्ट्स हैं जिसके ज़रिए से वो चीज़ों को समझता है, स्टोर करता है, उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो सी हैं वो एआई का एग्जैक्टली वही वाला पार्ट है। एक और चीज़ जो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मशीन लर्निंग जो सी है वो कैन ट्रेन ऑन स्मॉलर डेटा सेट्स, यानी कि छोटे मोटे जो डेटा है उस पर भी ट्रेन हो जाती है। जबकि जो डीप लर्निंग है इसके लिए मैक्सिमम बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीज़न ये है कि इसको डीप लर्निंग कहा जाता है। जो मशीन लर्निंग है इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो डीप लर्निंग है आप यूँ समझ लीजिए कि डीप लर्निंग ही असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि इसको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ये अपनी एनवायरनमेंट से जिस तरह इंसान खुद से सीख लेता है अपने किसी तजर्बे या अपने किसी बड़े से, इसी तरीके से डीप लर्निंग एट इट्स ओन इस्तेमाल करना शुरू कर देती है लर्निंग के प्रोसेस को। मशीन एक और चीज़ जो फ़र्क है इन दोनों में, मशीन लर्निंग जो सी है सिंपलर, लीनियर और कोरिलेशंस के साथ चलती है, जबकि जो सी डीप लर्निंग है वो नॉन लीनियर और कम्प्लेक्स कोरिलेशंस के साथ चलती है। एक आखिरी फ़र्क बताता चलूँ, मशीन लर्निंग एक CPU को पे ट्रेन हो सकती है, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, लेकिन जो डीप लर्निंग है क्योंकि उसमें अपने जहन में रखना है कि डाटा भी बहुत ज़्यादा है और उसने रियल एनवायरनमेंट से खुद ब खुद सीखना है, तो वो CPU के बजाय उसको GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को ज़रूरत पड़ती है, जो एक डिटेल्ड और एक बहुत बड़े डाटा को होल्ड कर सकने वाली मशीन है। अब एक और बहुत अहम बात आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है। आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, यानी कि सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैंने जिक्र किया था कि एक AI होता है और एक AGI होता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक ऑटो जनरल, बाज़ इसको ऑटो जनरल कहते हैं और ज़्यादा मेरे ख्याल मुनासिब इसका ऑटो जनरेटिव इंटेलिजेंस है। इसके मुतालिक भी मैं आपको दोबारा से कुछ बताना चाहूँगा।
तो आइए देखते हैं कि एआई और एजीआई आखिर है क्या। एआई जो सा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये कंप्यूटर की या कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है जो कोशिश करती है कि ह्यूमन जिस तरीके से काम करते हैं या सोचते हैं उसको इमिटेट कर सके। एआई जो सी है प्रॉब्लम सॉल्व करती है, डिसीजंस कर सकती है, नई प्रोडक्ट्स बना सकती है, नई सर्विसेज बना सकती है, क्योंकि ये जो एआई है ये बेस कर रही है ह्यूमन कॉग्निशन या समझ बूझ के रसूल के ऊपर, और ये छोटे मोटे स्मॉलर डेटा सेट्स के ऊपर भी तैयार कर ली जाती है। लेकिन इसको करने के लिए यानी कि एआई को इस्तेमाल होने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। क्यों? जैसे कि हमारे पास जो ज़्यादातर अभी फ़िलहाल एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बताना पड़ता है मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह का चाहिए, कब तक चाहिए, उसकी क्या खसूसियात हों। तो एआई और ह्यूमन जो सा है वो आपस में मिलजुल कर किसी चीज़ को प्रोड्यूस या डेवलप करते हैं। अच्छा, जबकि एजीआई स्टैंड करता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के तौर पर, ये एक थ्योरेटिकल फील्ड है अभी तक की। इस पे अभी तक काम हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द हमारे लिए एजीआई भी अवेलेबल हो जाएगी, और उसके बाद हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों में एक अजीबोगरीब सा इनकलाब आ जाएगा। ये एजीआई एआई से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये बहुत ऐसे बड़े इंटेलेक्चुअल टास्क कर सकेगी जैसा इंसान खुद करता है। इसके लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा चाहिए, क्योंकि इसने अपनी एनवायरनमेंट से खुद ब खुद सीखना है बग़ैर किसी इंसानी मदद के। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होगी कि जैसे एआई के अंदर तो बताना पड़ता है कि मुझे इस तरह की चीज़ ऐसे चाहिए, इसको ऐसे बना दे, ये रिजल्ट दे दे, जबकि एजीआई को इस तरह की किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद से चीज़ को इमेजिन करेगा, विजुलाइज करेगा, उसको मैयर करेगा कि उसका मयार क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए, तो वो उसको डेवलप कर देगा। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एजीआई फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, ये अंडर रिसर्च प्रोसेस में चल रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब एजीआई एक आम हमारे मोबाइल से लेकर कंप्यूटर साइंटिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट की लैब्स में अवेलेबल होगी, और ये वो वक्त होगा कि जिसके मुतल्लिक बाज़ साइंसदान या एआई के रनर्स जो से हैं पिछले कुछ अरसे से डरा रहे हैं कि शायद बहुत सारी चीज़ें इंसानी हाथ से निकल कर एजीआई के पास चली जाएं। अब आखिर में एक दफ़ा फिर मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों, क्योंकि इंसान का दिमाग इस तरीके से बना है कि ये कंपैरिजन और रिलेटेड चीज़ों को रिलेट करके उनके पॉइंट से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझता है और याद भी कर लेता है। तो हम आखिर में चलते चलते मुख्तसर तौर पे देखते हैं कि ये ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई की अगर हम पॉइंट्स बनाना चाहें तो वो क्या बनेंगे। ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई। ह्यूमन ब्रेन के अंदर तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जबकि एआई के अंदर इससे कहीं कम, बहुत कम एएनएन्स हैं, जो हमने पहले पढ़ा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो चंद मिलियंस के अंदर है। ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड है स्पेशल रीजन्स के अंदर, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों का मुख्तलिफ काम करते हैं, देखने का, बोलने का, याद रखने का। जबकि एआई सिस्टम के अंदर भी मुख्तलिफ लेयर्स और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के टास्क कराने की सलाहियत है, लेकिन वो उतने कम्प्लेक्स और डाइवर्स नहीं है जितना कि इंसानी दिमाग है। ह्यूमन ब्रेन्स जो उनसे हैं वो इंफॉर्मेशन को पैरेलल लेके चल सकते हैं, यानी कि कोई भी इंसान एक वक्त में एक से ज़्यादा काम या एक से ज़्यादा चीज़ों के मुतालिक सोचने की सलाहियत रखता है, यानी कि उसके पास मल्टीपल जगहों से इनपुट आ सकती है। एआई सिस्टम जो सा है वो भी पैरेलल प्रोसेसिंग कर लेता है, लेकिन उसकी फ़िलहाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
इस काबिल नहीं है कि वो एक्यूरेसी के साथ या ह्यूमन लेवल की एक्यूरेसी के साथ मल्टीपल टास्क्स को परफॉर्म कर सके। ह्यूमन ब्रेन्स जो उनसे अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट और सिचुएशंस के साथ, लेकिन अभी एआई सिस्टम के पास इतना फास्ट और एफिशिएंट तरीका कार नहीं है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं कि फिर मेजर डिफरेंसेस और क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो वो कुछ इस तरीके से नोट डाउन किए जा सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्यूरीज की जो हैंडलिंग है उसकी वो कम्प्लेक्स, एम्बिगुअस और क्रिएटिव ज़्यादा है, जबकि जो एआई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जो हैंडलिंग है क्यूरीज की वो सिंपल है, स्पेसिफिक है और रिपीटेटिव है। ह्यूमन ब्रेन सर्च करता है उन क्यूरी को जो ज़्यादा बेहतर कंटेक्स्ट, रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन दे सकें, जबकि एआई के पास निस्बतन ज़्यादा स्पीड है, एक्यूरेसी है और जिसके तहत वो ज़्यादा बेहतर काम कर लेती है। ह्यूमन ब्रेन सर्च करता है क्यूरी को, लेकिन बाइसिस से और इमोशन से और फटीग से उसमें एरर्स आते हैं, और एआई के पास एरर आने की जो जगह हैं वो बग्स हैं या एथिकल इश्यूज हैं। लेकिन आप ये चीज़ बात को जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये जो डिफरेंसेस हैं अभी फ़िलहाल की मौजूदा एआई और ह्यूमन ब्रेन की है। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने एजीआई के मुतालिक बताया कि एजीआई की टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो बिल्कुल ह्यूमन कॉग्निशन के लेवल के बराबर आ जाएगी, और उसमें एक और एज भी होगा। हम इंसानों की बहुत सारी चीज़ें जो डिसऑर्ट हो जाती हैं वो इमोशंस की वजह से होती हैं। हमें खामखा कोई बंदा पसंद, कोई नापसंद, कोई चीज़ हमारे टेस्ट को अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। हमें कोई बुरा जुमला कह दे तो कई कई दिन और कई कई महीने हमारा दिमाग ख़राब रहता है। हम टेंशन या परेशानी के अंदर सही फ़ैसला नहीं कर पाते। अगर हमारे घर में कोई खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइज्ड है तो दफ्तरी काम में ज़हनी तौर पे हम इर्तकाज़ नहीं कर सकते। मशीन और एआई बेस्ड के पास एज ये है कि उसके इमोशंस नहीं हैं, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके दोस्त, उसके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन यहीं पे उम्मीद की एक रमक भी है। हो सकता है 300-400 साल बाद ये फ़र्क महसूस ही ना हो कि ये मुकम्मल इंसान है कि आधा इंसान या आधी मशीन है। लेकिन एक चीज़ जो अभी कुछ अरसा हम इंसानों को सरवाइव करवा सकती है वो हमारा क्रिएटिव सेल्फ है। फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह की बारीक, नाजुक क्रिएटिविटी नहीं रखता जो इंसान के पास है। अफसोस ये है कि बहुत सारे इंसान भी नहीं रखते। अगर आप आने वाले वक्तों में एआई के साथ रहते हुए अपनी सोशल लाइफ और अपनी रोज़गार को बरकरार रखना चाहते हैं तो चलते चलते इसी बहाने में एक मशवरा दे दूं, कोशिश कीजिए कि आपका जो भी मज़मून है उस मज़मून के साथ ऐसा कोई मज़मून ज़रूर पढ़ लीजिए जो क्रिएटिविटी आपके अंदर उभार सके। लिटरेचर को देख लीजिए, आर्ट्स को देख लीजिए, फाइन आर्ट्स को देख लीजिए, फ़िलासफ़ी को देख लीजिए, आर्कियोलॉजी को देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी को देख लीजिए। ये चंद वो सब्जेक्ट हैं जो एक आपके अंदर ह्यूमनिज़म और क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखेगा। और वो लोग, एक ये वाले लोग जिनके अंदर क्रिएटिवनेस और ये चीज़ें मौजूद होंगी, और एक वो लोग जो सिर्फ अंधे बोलों की तरह, पार्डन माय पंजाबी बीच बीच में से निकल आती है मेरी, कि अंधे बोलों की तरह वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करेंगे कि सिर्फ यूज़र बन जाएंगे। मेरा भी इस कोर्स को मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं डायरेक्ट जंप करता चैट जीपीटी के ऊपर, बैंक के ऊपर, उसमें 2 4 5 आपको बातें सुनाता और बात ख़त्म हो जाती। मैंने जानबूझ के एक मुश्किल और एक लंबा रूट निकालने की कोशिश की है ताकि
आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं इस बात को कि हमें आदत होनी चाहिए किसी चीज़ की बेस को समझने के लिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर होगा डायरेक्ट मेथड पे या डायरेक्ट मौजू पे अब हम आने लगे हैं, जिसके अंदर हम चैट जीपीटी, बिंग, ग्रामरली और बार्ड क्या हैं, किन के हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनकी फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, इसके मुतलिक बात करेंगे, ताकि फिर आगे हम प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स और राइटर ऑथर्स की किस्तें भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।